जी दोस्तों, आज जो हमने मैथ बी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके पास अगर कोई और नोट्स हैं तो ठीक है। अगर आप लोगों ने नोट्स नहीं लिए तो आप लोग ये नोट्स ले लें। हनी के नोट्स हैं, ठीक है। जवेद इकबाल नदीम के ये लिखे हुए हैं और इसमें जो है वो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है, ठीक है। तो ये MSc BSc BS4 जो भी है आप कर रहे हैं, ठीक है। BSc कर रहे हैं या BS4 कर रहे हैं या MSc में आपका कोई इस तरह का सिलेबस है तो आप जो है इसके दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर खरीद रहे हैं। हम इसमें से सिलेबस इसका कवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, इसका चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको समझने के लिए हम अपने रजिस्टर पर चलते हैं जी। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के बारे में है। तो सबसे हम देखते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। अलजेब्रिक इक्वेशन होती है 3 किस्म की। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन 3 किस्म की होती है, जो कि पहली जो होती है वो होती है बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये x के पावर 4 क्यूब स्क्वायर और फिर 1 और फिर कांस्टेंट पे जाके ख़त्म होती है, यानी कि x की पावर 4, यानी कि कोई भी यहाँ पर अदद हो सकता है 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4x की पावर 4, यानी कि जो 4 से स्टार्ट हो रही है वो पावर, ठीक है। और फिर एक कम होती होती ख़त्म हो जाए कांस्टेंट पे, तो फिर ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है। और जो 3 से शुरू हो रही हो, ठीक है, एक्स क्यूब स्क्वायर और फिर 1 और फिर कांस्टेंट, मतलब ख़त्म हो जाए x, तो फिर ये क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, ठीक है। इससे आगे है जो स्क्वायर से शुरू हो रही हो, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि अलजेब्रिक इक्वेशन 3 किस्म की होती है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम देखते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है जी। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है, तो ट्रांसेंडेंटल जो हमने इक्वेशन देखनी है, इसमें जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर ना तो कोई इसके अंदर साइन है, ना कॉज है, ना कोई एक्सप्रेशन वाली कोई इस तरह की इक्वेशन है। तो फिर इसकी जो उसमें जो है वो फ़र्क ये है कि इसमें कॉज वगैरह या कोई साइन या जो है एक्सप्रेशन वाली इक्वेशन होती हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जी। तो एक्स स्क्वायर प्लस कोज एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक तो इसकी ये किस्म हो गई, और ई की पावर एक्स प्लस 7x प्लस 9, ये भी इसकी एक किस्म है, और एक्स क्यूब, ठीक है, log x प्लस साइन x, ये भी एक केस की किस्म है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन की। तो जो इस तरह की इक्वेशन होगी वो क्या होगी, अलजेब्रिक इक्वेशन हो सकती है, और जो इस तरह की वो क्या होगी, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास कुछ तरीक़ाकार होते हैं, यानी कि इसके जो है इनको अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करने का तरीका और जो है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल करने का तरीका, इसके जो है वो तरीके मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एनालिटिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड। तो अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके, एनालिटिकल मेथड और क्या होगा, न्यूमेरिकल मेथड। तो आज हम जो है दूसरा मेथड स्टार्ट करेंगे, एनालिटिकल मेथड, क्योंकि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल मेथड ही आता है। एनालिटिकल मेथड को भी हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड को, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमने कम वक्त में बहुत जल्द जो है वो सिलेबस को कवर करना है। तो फिर जो सबसे ज़्यादा सवाल पेपरों में आते हैं वो है न्यूमेरिकल मेथड के, वो हम स्टार्ट करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं न्यूमेरिकल मेथड के। तो न्यूमेरिकल मेथड को के तरीके से हल करने के इसके जो है वो 7 तरीके होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन राफसन मेथड, सेकंड मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड और अल्किन मेथड। तो इसमें जो हम 6 जो है वो इसके अंदर भी हम शॉर्ट कर रहे हैं, एक छोड़ देंगे और फिर हम 6 मेथड इसके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं वो है फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड, ठीक है। तो अलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हल करने के कितने तरीके हैं आज हमारे पास
6 तरीके हैं, 7वां हमने पढ़ना ही नहीं है। 6 तरीके हैं, फिक्स्ड पॉइंट, आइट्रेशन मेथड, बाइसेक्शन मेथड, न्यूट्रल ऑप्शन मेथड, सेकंड मेथड और क्या है फॉल्स पोजीशन मेथड। तो आज हम फिक्स्ड पॉइंट मेथड करेंगे, ठीक है, और जो बाकी हैं वो 1 बाय 1 करके अगले जो है वो वीडियोस में मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड। जी, तो हमने फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन से जो है अलजेब्रिक इक्वेशन को हल करने के तरीके को डिस्कस करना है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन का जो फार्मूला है वो क्या होता है। तो बेटे इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया होता है इसी से ही हमने इसमें से x को अलग करके जो है इसको फार्मूला बना लेना होता है, ठीक है। तो हम इसको बना के देखते हैं कि इसमें से अलग x को कैसे करना है। जी, तो ये जो सवाल है ये हमारे पास गिवन है कि ये हमारे पास दिया हुआ सवाल है। तो इसमें से हमने क्या किया कि ये 4x² और ये x और ये 10 को हम 0 से उस साइड पे 0 वाली साइड पे ले गए, ठीक है। तो ये मुसावी लगी हुई है। तो ये 4 ये माइनस का था, इधर आके जमा का हो गया, ये जमा का था, इधर आके माइनस का होगा, ये माइनस का था, इधर आके जमा का हो गया। तो हमने x³ को इस साइड पे रख लिया, ठीक है। तो x³ में से ये जो है x² एक इधर चला गया, यानी कि हम यहाँ पर इस तरह से आपको समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ ये x और x² है, ठीक है। तो इस तरह से ये यही जो इस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये भी दोबारा इससे क्या बन सकता है x², ये क्या होता है x³ ही होगा, ठीक है। तो x इसको अलग किया और 2x² जो था वो नीचे चला गया और x आ गया, यही इसका क्या बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा। हम इसे जो है इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी जो बेस में होता है वो हम n+1 और जो इस साइड पे होंगे उसके नीचे n लिख देंगे, ठीक है। इस n के लिहाज से मतलब n का 0 से स्टार्ट करके तब तक हम करते जाएंगे जब तक कि पिछली आइट्रेशन और अगली आइट्रेशन जो है वो तकरीबन सेम नहीं हो जाती। बेटे आपको थोड़ी सी समझ पहले लेक्चर में थोड़ी सी कम आ रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह आप ये मेरा पूरा लेक्चर सुने, ये पहले वाला फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड वाला। तो आप जब मैं सवाल एंड करूँगा आपको मुकम्मल समझ आ जाएगी कि किस तरह से किया है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर जो n0 है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेयर n = 0 1 2 अप टू सो ऑन। हमें नहीं पता कहाँ पे जाके ये आइट्रेशन मुकम्मल होगी। तो जब n = 0 होगा तो n की ये जो फार्मूला हमने बनाया है n की जगह पर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, ठीक हो गया। 0 + 1 = आ जाएगा 4x², 0 - x + 10 ओवर x² 0, यानी कि n जहाँ पर था वहाँ पर हमने क्या लगते हैं 0 लगा दिया। लेकिन अब हम हमारे पास जो x0 की x जो इसके बेस के नीचे 0 आ रहा है उसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले फर्स्ट आइट्रेशन को जो है इनिशियल वैल्यू का जो है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये किस तरह से निकलेगी, ये कैलकुलेटर पर एक छोटा सा टेबल बनता है। मैं आपको कैलकुलेटर पर टेबल बना के दिखाता हूँ कि ये टेबल पे किस तरह से इनिशियल वैल्यू जो है वो निकाली जाती है कैलकुलेटर पे, ठीक है। तो चलें पहले हम वहाँ पर देखते हैं कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर को आपने ऑन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये मोड वाला ऑप्शन है, इसे आपने दबा देना है और जो है यहाँ पर टेबल का जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 7 पे लिखा हुआ है तो मैं 7 दबाता हूँ, टेबल आ गया। तो ये कह रहा है कि इक्वेशन जो है वो आप लिखें। तो जो इक्वेशन आपके पास सवाल में दी गई हुई है वो आपने लिखनी है, ठीक है। तो मैंने जो सवाल में गिवन इक्वेशन थी वो यहाँ पर लिख ली है। एक तो हमने जो फार्मूला बनाया था ये नहीं लिखना बच्चे, आपने ये जो सवाल में गिवन इक्वेशन है ये टेबल में जब आपने टेबल यहाँ पर निकाला है वो इक्वेशन यहाँ पर लिखना नहीं है। देखें ना x³ 4 - 4x + x - 10, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा x³ - 4x + 10, ठीक है, प्लस x - 10 है। तो इसको जब मैं इक्वल का बटन प्रेस करूँगा तो ये पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि स्टार्ट करना है 0 से। इसने कहा कि एंड कहाँ पे करना है, मैंने कहा फ़र्ज़ कर लिया, मैंने कह दिया 5 पे एंड करना है। ये कहता है स्टेप कितना रखना है, मैं कहता हूँ स्टेप रखना है 1 का, ठीक हो गया। तो ये ऑटोमेटिक जो है वह टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो जो टेबल क्रिएट होगा जहाँ पर जमा या माइनस आ रही है, जहाँ पर जमा माइनस के साइन इकट्ठे होंगे वो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ।
जी मैंने टेबल अपने रजिस्टर पे लिख लिया है, तो आप इसमें ख़ुद बताएंगे और सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर जमा माइनस कहाँ पे हो रहा है। देखें यहाँ पर x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, हमने 5 तक किया था 0 से स्टार्ट करके, स्टेप 1 का रखा था, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स की कीमत क्या आ रही है, -10 -12 16 16 -6, और यहाँ पर क्या आ गया 20 पॉजिटिव का आ गया, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन इकट्ठा आ रहा है। किस पे चेंज हो रहा है, 4 और 5 पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस साइन चेंज ऑन 4 5, इनिशियल वैल्यू इज़ 4, ठीक है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, x 4 हो जाएगी। तो ये इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास है x, इसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पर, जहाँ पर ये हैं ये हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे। जी यहाँ पर वो पिछले सफ़े पर यहाँ पर n की कीमत हमने क्या पुट की थी, 0 0, तो वो 0 की हमने वैल्यू निकाली है 4, तो यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 ही रखेंगे। जी तो इसका जवाब मेरे पास कैलकुलेटर पे आता है 4.375, ठीक है। तो फिर जब हम कहेंगे कि व्हेन n इक्वल टू 1, तो यहाँ पर n इक्वल टू 1, यहाँ पर x1 की कीमत हमारे पास क्या आ गई है, 4, ठीक है। तो जब जो है हम यहाँ पर, मैं आपको थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ, n इक्वल टू क्या x1 4.35, ये आई है हमारे पास। जब n क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर 1 1 लगाएंगे, यहाँ पर x2 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 4x² 1 माइनस x1 प्लस 10 ओवर x² 1 आ जाएगा। तो x1 की हमारे पास कीमत क्या है, ये 3.375। बस सिंपल काम यहाँ तक था कि x1 की कीमत आ गई हमारे पास ये। अब x1 की कीमत उठा के x1 की जगह पर लगा देंगे, ठीक हो गया। तो x1 की जगह पर लगाने के बाद हम इसे कैलकुलेटर में ही हल कर लेंगे, या मैं आपको एक स्टेप और इसका हल करके दिखा देता हूँ कि 4x1 की कीमत क्या है, 4.375 का स्क्वायर यहाँ पर लगाई, माइनस और x1 है, फिर यही x1 की वैल्यू 4.375 प्लस 10 ओवर x1 का स्क्वायर है, सॉरी, तो ये 4.375 का स्क्वायर। तो जब हम इसे कैलकुलेटर पे हल करेंगे, जी तो कैलकुलेटर पे हल किया तो जवाब आ गया 4.2938, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास जो थी x2 की वैल्यू वो आ गई 4.2938। इसी तरह से जब जो है n हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर n2 की, यहाँ पर जब 2 यहाँ पर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x3 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर 4x² 2 माइनस x2 प्लस 10 ओवर x² 2, तो 2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो ये सारी 2 की वैल्यू फिर इस तरह से, यानी कि ये अप टू 100 ऑन चलता जाएगा। कब तक, यहाँ पर मकसद के मैं आपको डायरेक्ट एक स्टेप हल करके दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर मतलब कि जो हल किया 6 तक, ठीक है। इसी तरह से हम करते आए, उसमें इसी फार्मूले में हम रखते आए x6 पर आ गए, ठीक हो गया। तो x6 पर आकर जो है हमारा आंसर बनता है 4.3069। इसी तरह से x7 को जब हमने इसी तरीके से, जैसा कि हमने ये 1 और 2 को हल किया, इसी तरह से हमने 3 को हल करना है। इसी तरह से तब तक हल करते जाना है जब तक कि एक पिछली रकम और उससे आगे वाली रकम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब मैंने x7 को हल किया इसी तरीके से, तो x7 का जवाब मेरे पास यही आ गया, ठीक हो गया। यानी x6 और x7 क्या हो गए, बराबर हो गए। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हैंस रूट क्या है, x इक्वल टू 4.3069। तो ये ज़रूरी नहीं है 6 7 पे ही, यानी कि एक तब तक हमने करते जाना है जब तक ये बराबर, ये तो 6 7 पे बराबर हो गए, ये ज़रूरी नहीं 6 7 पे ही बराबर होंगे। हो सकता है वो 3 4 पे बराबर हो जाए, हो सकता है कि वो 11 12 तक, यानी x11 x12 x15 x21 यहाँ तक चले जाएं।
ठीक है। हो सकता है 20 और 21 x20 और x21 जाके वहाँ पर सेम हो, ठीक है। तो ये इसका हल करने का मतलब यही है, वहाँ पर आएगा रूट, जो रिक्वायर्ड रूट है, जो आंसर पूछा है उसने वो वहाँ पर आएगा जहाँ पर पीछे वाली रकम और आगे वाली रकम का जवाब सेम हो। जैसे कि x6 का जवाब हमारे पास क्या है 4.3069, इसी तरह से x7 का जवाब भी वही आया है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। हम कह सकते हैं यहाँ पर x6 and x7 are same, hence iteration stop, ठीक है। सो यह हैंस जो भी आपने लगाना है रूट ये होगा। तो ये क्या है हमारे पास, यही आंसर है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी। जहाँ पर आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। तो आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं हर बच्चे का ख़ास सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। तो बच्चों अगले लेक्चर में हम फिर इंशाल्लाह एक अगला टॉपिक लेके हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।